आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सच में किसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। विजयनगर साम्राज्य ये महज एक बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि अपार शक्ति, सांस रोक देने वाली वास्तुकला और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाने की एक बेहद रोमांचक दास्तां है। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसके जन्म और भूगोल से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि किन राजवंशों ने यहाँ राज किया, इसका शानदार स्वर्ण युग कैसा था, प्रशासन और वास्तुकला कैसी थी, और अंत में वो क्या था जिसने इस अजेय साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1336। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने संगम वंश की नींव रखी और यहीं से उदय हुआ दक्षिण भारत की एक नई महाशक्ति का। उस वक्त का भू राजनीतिक माहौल बड़ा ही दिलचस्प था। उत्तर में दिल्ली सल्तनत, खासकर तुगलक वंश का राज था। वहीं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य तेजी से एक शक्तिशाली हिंदू राजवंश के रूप में उभर रहा था। और मजेदार बात यह है कि ठीक उनके पड़ोस में एक मुस्लिम राजवंश बहमनी सल्तनत भी ताकत पकड़ रही थी। अब जहां दो बड़ी ताकतें एक साथ उभरेंगी, वहां वर्चस्व की लड़ाई तो लाजमी है। और इनकी लड़ाई का अखाड़ा था रायचूर दोआब। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की जमीन। कृष्णा नदी और उसकी सहायक तुंगभद्रा के बीच का ये इलाका बेहद उपजाऊ था और इसी सोने की खान पर कब्जा करने के लिए दोनों के बीच अक्सर तलवारें खिंची रहती थी। इस पूरे साम्राज्य की धड़कन थी इसकी राजधानी हम्पी। तुंगभद्रा के किनारे बसी इस शानदार जगह का नाम वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हालांकि समय के साथ ये शहर मिट्टी में दब गया, लेकिन सदियों बाद कॉलिन मैकेंजी ने इसके खंडरों को खोजकर दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। उस दौर की एक खास बात और थी। राजाओं को उनके नाम से कम और उनकी सैन्य ताकत से ज्यादा पहचाना जाता था। विजयनगर के शासक कहलाते थे नरपति यानी इंसानों के स्वामी, उड़ीसा के शासक गजपति यानी हाथियों के स्वामी, और बहमनी सुल्तान कहलाते थे अश्वपति यानी घोड़ों के स्वामी। एकदम साफ और सीधा शक्ति प्रदर्शन। चलिए अब इस साम्राज्य की समय रेखा पर एक नजर डालते हैं कि कैसे 300 सालों तक यहां सत्ता का पहिया घूमा। कुल मिलाके यहां 4 प्रमुख राजवंशों का शासन रहा। 1336 में संगम वंश ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद सुलभ वंश आया, फिर एंट्री हुई तुलुव वंश की, जिसने इस साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया। और सबसे आखिर में आया अराविडू वंश, जिसने 1646 तक गिरते पड़ते ही सही सत्ता को किसी तरह संभाले रखा। अब बात करते हैं इस साम्राज्य के सबसे सुनहरे दौर की, और इस दौर के बेताज बादशाह थे तुलुव वंश के कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का रुतबा उनकी उपाधियों से ही झलक जाता है। लोग उन्हें प्यार से आंध्र भोज और आंध्र पितामह कहते थे, लेकिन उनकी एक उपाधि सबसे हैरान करने वाली थी, यवनराज स्थापनाचार्य, जिसका मतलब है ग्रीक राज्य को पुनर्स्थापित करने वाला। दरअसल उत्तरी सल्तनतों के आपसी झगड़ों को सुलझाने में उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि उन्हें ये अनोखा सम्मान दिया गया था। और कमाल की बात देखिए, वो सिर्फ रणभूमि के ही योद्धा नहीं थे, बल्कि कलम के भी पक्के धनी थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जाम्बुवती कल्याणम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। एक महान शासक सिर्फ राज नहीं करता, वो निर्माण भी करता है। तो चलिए देखते हैं कि वास्तुकला और प्रशासन के मामले में ये साम्राज्य कैसा था। वास्तुकला की बात करें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर नगालपुरम नाम का पूरा शहर बसा दिया। 1000 राम मंदिर और हाथियों के लिए आलीशान अस्तबल बनवाए। यहां एक बात गौर करने वाली है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर तो देवराय द्वितीय के समय बना था, लेकिन उसका जो भव्य ऊंचा गोपुरम यानी प्रवेश द्वार है, वो कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। साथ ही कमालपुरम टैंक जैसी जल संरचनाएं उनकी शानदार इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत हैं। इतने विशाल साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए इनकी रीढ़ थी अमर नायक प्रणाली। अमर नायक दरअसल सैन्य कमांडर होते थे, जिन्हें राजा जमीन और वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार देते थे। बदले में इन कमांडर्स को एक मजबूत सेना तैयार रखनी होती थी और राजा के प्रति पूरी तरह वफादार रहना होता था। राजधानी में एक बेहद खास जगह थी, महानवमी डिब्बा। ये पत्थर का एक विशाल मंच था। महानवमी के दिन ये जगह शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बन जाती थी।
सारे अमर नायक यहां जुटते, राजा को बेशकीमती तोहफे देते और पूरी दुनिया के सामने अपनी वफादारी का खुलेआम ऐलान करते। जहां ऊपर अमर नायक थे, वहीं जमीनी स्तर पर गांवों को संभालने के लिए अय्यांगर प्रणाली काम कर रही थी। ये एक तरह की समिति आधारित व्यवस्था थी जो ये सुनिश्चित करती थी कि दूर दराज के गांवों का प्रशासन भी एकदम सुचारू रूप से चलता रहे। विजयनगर की चकाचौंध की खबरें समंदर पार तक फैली हुई थीं। मोरक्को से इब्न बतूता, फारस से अब्दुल रज़्ज़ाक, जिन्होंने यहाँ के 7 स्तरीय मजबूत किलों को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं, और पुर्तगाल से डोमिंगो पेज और फरनाउन नुनीज आए। इन सभी विदेशी यात्रियों ने साम्राज्य की बेशुमार दौलत और बेहतरीन प्रशासन की जमकर तारीफें की। लेकिन फिर इस कहानी में एक बेहद दर्दनाक मोड़ आता है, एक ऐसी कूटनीतिक चूक जिसने इस सुनहरी दुनिया को हमेशा के लिए राख में मिला दिया। इस तबाही के पीछे मुख्य चेहरा था अली राम राय का। राजा सदाशिव राय के समय में असल सत्ता इन्हीं के हाथों में थी। लेकिन अली राम राय ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने डेक्कन के सुल्तानों के आपसी मामलों में हद से ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया। नतीजा, जो सुल्तान आपस में लड़ते थे वो विजयनगर के खिलाफ एक हो गए। और फिर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ वो मनहूस साल 1565। ये था तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी भी कहते हैं। इस युद्ध का अंजाम इतना खौफनाक था कि विजयनगर की विशाल सेना को कुचल दिया गया और उस भव्य राजधानी हम्पी को बेरहमी से लूटा और जलाया गया। वो जगह जिसकी तारीफें करते विदेशी थकते नहीं थे, देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गई। इसके बाद अरावेडो वंश ने कुछ टुकड़ों को बटोरकर 1646 तक राज तो किया, लेकिन विजयनगर का वो सुनहरा सूर्य जो कभी पूरी शान से चमकता था, हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। अंत में एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर अली राम राय ने डेक्कन के सुल्तानों के मामलों में वो दखलंदाजी न की होती, तो क्या विजयनगर साम्राज्य का इतिहास कुछ और होता? एक इंसान की कूटनीतिक चूक ने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।